तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से वॉइस वीडियो का कंफर्म करो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको कि हम लोग बोलते हैं रैंक, है ना। तो मैं बार बार ऐसा बोलता हूँ कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स अगर क्लियर नहीं है भाई तो गेट में रैंक आपकी नहीं आ सकती है। जल्दी जल्दी आ जाओ सभी लोग, शुरू करते हैं सेशन। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था, पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही थी बोर्ड पे, बट वो अपलोड हो गई है। तो क्लास हम लोग शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज भी एक नेक्स्ट लेवल का कंसेप्ट डेवलप करते हैं, ठीक है। अभी तक का जो डिस्कशन हो चुका है लीनियर अलजेब्रा में, उसमें आप लोग कितने कंफर्टेबल हो एक बार ज़रा बताओ मुझे। अगर सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं तो आज एक नई जर्नी शुरुआत करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बताओ क्या हाल चाल है, पढ़ाई लिखाई करी आप सभी लोगों ने? डीपीपी वगैरह के क्वेश्चंस लगा रहे हो या खाली उसको गूगल ड्राइव में सेव करते जा रहे हो? ठीक है, गूगल भी सोच रहा है कि भाई गूगल ड्राइव भरता जा रहा है मगर उसको कोई दोबारा एक्सेस तो कर ही नहीं रहा है। कर रहे हो ना सवाल सॉल्व? ठीक है, बुलाओ जल्दी से फटाफट, सभी लोग शुरू करते हैं। हाँ, कल का लिंक मैं रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। कल का वाला लिंक भी नहीं चल रहा था तो कल का लिंक रिप्लेस कर देंगे और फिर आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो, अरे यार पूरी रामायण खत्म हो गई, अभी आपको यही नहीं पता चला। आप पूछ रहे हो कि जो है भगवान श्री कृष्ण ने कंस को रावण को कैसे मारा था। 7वीं 8वीं क्लास चल रही है, आप पूछ रहे हो कि डीपीपी कहाँ मिलती है, डीपीपी सेशन कहाँ होता है। चलो, 1-2 मिनट वेट कर रहा हूँ मैं, सारे लोग आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपना चैनल भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो जो लोग भी आते हो चैनल पे, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो यार एक थम्स अप, बेल आइकॉन और सब्सक्रिप्शन बटन तो यार आपको क्लिक करना ही चाहिए, ओके। पड़ोस की आंटी वाला डिस्क्रिप्शन शायद आज शुरू हो जाए, शायद कल शुरू हो, ओके। ठीक है, हाँ कल वाला नहीं मिला होगा, कल के लिंक में यार कुछ ग्लिच है, ठीक है। वो सही हो जाएगा, 1-2 दिन का थोड़ा टाइम दो, सही हो जाएगा, ओके। परफेक्ट, चलो ठीक है, बाकी लोग आते रहेंगे तब तक। आई थिंक हम लोगों को सेशन स्टार्ट करना चाहिए। यशवंत भाई भी आज प्रेजेंट है, यशवंत के साथ साथ और भी लोग हैं, ठीक है। चलो सेशन की शुरुआत कर देते हैं यार। उससे पहले आप सभी लोग मुझे ये बताओ कि पहले तुम्हें बता दो टॉपिक कौन सा है। चैप्टर लीनियर अलजेब्रा, टॉपिक हम लोग रैंक पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 6 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम विशाल सोनी है। आई हैव क्लियर्ड एएससी एग्जामिनेशन 2 टाइम्स। 2014 में मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 98 थी, 2015 में ऑल इंडिया रैंक 25 थी। मैंने बहुत सारे पीएसयूज क्वालिफाई कर रखे हैं, 9+ ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। एक सब्जेक्ट से पढ़ाना स्टार्ट किया था, धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट पढ़ाने लगे क्योंकि आपको अच्छा लगने लगा तो मैं और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। बाकी यार वन ऑफ द हाईएस्ट वॉच एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लस आप देखेंगे तो आपको 7-7.5 करोड़ से ज़्यादा, अभी तो 7.6 करोड़ होने वाले हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा वॉचमेट्स वहाँ पे प्रेजेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडर 100 रैंक लेके आ चुके हैं। कल जो आपका टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस आज रात में 9 बजे आपको बताने वाले हैं। कितने क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के होंगे, कितने क्वेश्चन आप सभी लोगों के पाइप्स एंड सिस्टम्स से होंगे, वो सारा का सारा डिटेल आज शाम को क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सारा का सारा सिर्फ एप्टीट्यूड रहेगा। मैं आपको वन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी बता दूंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बाकी ऑफलाइन में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चल ही रहा है, 3 क्लासेस मैंने कंप्लीट करवा दी है, 2 क्लासेस मेरी और बची हुई हैं, 15 और 16 वाली। तो बहुत सारे बच्चे डेली आके मिलते हैं, आप भी मिलना चाहो तो मुझसे मिल सकते हो। बाकी यार अनअकैडमी प्लस के सारे सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 20% ऑफ मिल रहा है और 10% प्राइस हाइक 30 अप्रैल को होने वाला है। इन दोनों ही केसेस को आप बीट कर सकते हो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। कोड यार आप लोगों को पता ही है, विशाल गेट मतलब विशाल सर की पर्सनल गाइडेंस। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, आप भी अगर अपनी जर्नी अभी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप आ सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक हमको स्टार्ट करना चाहिए और आज के टॉपिक को पढ़ने के लिए यार कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज की क्लास में अगर आप चैट बॉक्स में किसी और को पढ़ा रहे हो, किसी और की जिम्मेदारी आपने उठा रखी है, ठीक है, चैट बॉक्स में आप
दुनिया जहाँ की बातें कर रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, तो रैंक वाला टॉपिक यार आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। रैंक एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने के लिए ना दिमाग खाली होना चाहिए। खाली मतलब कि दिमाग के अंदर दिमाग होना चाहिए, मगर उसमें कोई थॉट नहीं चलना चाहिए। ये नहीं सर ये तो बड़ी अच्छी बात बोली आपने, हमारा तो खाली है, इसका मतलब हमको समझ में आएगा। खाली का मतलब दिमाग उसमें होना चाहिए, बशर्ते कि आपको यहाँ पे मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो सुनोगे मेरी बात को, ये वादा करते हैं हम लोग आपस में, ठीक है। मान के चलते हैं, मान के चलते हैं कि थोड़ी देर के लिए वन वे कम्युनिकेशन रखते हैं, मैं बोलूंगा और आप लोग सुनोगे, और सिर्फ अपने आप को एजुकेट करोगे, बगल वाले को नहीं, ठीक है। बगल वाले को जो डाउट आ रहा है उसको आने दो, उसको मैं देख रहा हूँ, आप अपने आप को एजुकेट करो, सो दैट ये टॉपिक अपना काफ़ी स्ट्रांग बन पाए। देखिए रैंक वाले टॉपिक को स्ट्रांग बनाने के लिए मैं इतना जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि आगे के सारे टॉपिक्स इसी डिस्कशन पे कनेक्टेड है, ठीक है। चलो तो रेडी, एक बार लिखो सभी लोग चैट सेक्शन में, शुरू कर देते हैं भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। किसी एक मैट्रिक्स की रैंक कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका डिस्कशन हमें आज करना चाहिए, ओके परफेक्ट। चलो सबसे पहले रैंक पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, पहले ऐसे ही क्यूरियोसिटी के तहत सीखते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक से क्या नाता है उस पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपका रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, वो आपका कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहां पर रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की, ठीक है। रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। चलो देखो रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सबसे पहला जो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो ये आता है, देखो ये क्या बोल रहा है कि सपोज हमारे पास कोई रो है आर आई और हम इसको आर जे से रिप्लेस कर दें, है ना, यानी कि किन्हीं भी दो रोज को अगर हम आपस में एक्सचेंज कर दें तो ये बोल रहा है कि हम उसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए परफेक्ट है, अब आगे आ जाओ। आगे ये बोल रहा है कि सपोज अगर अपने पास कोई रो है आर आई, उसको हम रिप्लेस कर दें आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, तो ये भी एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। आपको पता नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं कि ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि हमारे पास कोई रो है उसको हमने रिप्लेस कर दिया के आर आई से, है ना। तो ये तीन तरीके के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करें तो उससे क्या क्या हो सकता है, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। जरा आप मुझे बताइए, अगर आप आर आई को आर जे से रिप्लेस कर दोगे तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या डिटर्मिनेंट चेंज होगा, बोलते जाओ भाई साहब सभी लोग, डिटर्मिनेंट चेंज होगा और क्या आपकी मैट्रिक्स चेंज होगी, ये बताना आपको, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए सभी लोग मेरा, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, अगर हम दो रोज को आपस में एक्सचेंज कर दें तो जाहिर सी बात है डिटर्मिनेंट में -1 का एक साइन आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कुछ इंटेलेक्चुअल लोग बोलेंगे कि सर मान लीजिए कि दोनों रोज बिल्कुल सेम टू सेम होता, भाई दोनों रोज अगर बिल्कुल सेम टू सेम होंगी तो उस केस में आपका नेगेटिव का साइन बाहर आ जाएगा, समझ गए। तो जब भी आप दो रोज को आपस में एक्सचेंज करोगे तो नेगेटिव का साइन आपको बाहर देखने को मिलेगा। तो आप ये ऐसा बोल रहे हो कि सर डिटर्मिनेंट भी चेंज हो जाएगा, है ना। अब ऐसा मत बोलो कि सर मान लीजिए कि डिटरमिनेंट में सारे एलिमेंट 1 1 1 है ना, और उसमें से हमने दो को चेंज कर दिया तो भी तो डिटरमिनेंट 0 ही रहेगा। ऑब्वियसली वो सारे केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल अगर आप दो रोज को एक्सचेंज करोगे तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। मैट्रिक्स विल ऑल्सो चेंज, है ना, मैट्रिक्स विल ऑल्सो चेंज, ठीक है। तो अगर ये रो और ये रो डिफरेंट है, इनको आप आपस में एक्सचेंज कर रहे हो, डिटर्मिनेंट भी चेंज हो सकता है, मैट्रिक्स भी चेंज हो सकता है, समझ में आई बात। चलो यहां पर बताओ, अगर मान लो मैं किसी रो को रिप्लेस करता हूं आर आई प्लस के आर जे से, तो डिटर्मिनेंट चेंज होगा कि सेम रहेगा और मैट्रिक्स चेंज होगा कि सेम रहेगा, बताइए।
तो आप बोलोगे सर देखिए, अगर आप आर आई को रिप्लेस कर रहे हो आर आई प्लस के आर जे से, तो डिटर्मिनेंट तो हमेशा सेम रहेगा, डिटर्मिनेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट हमेशा हमारा सेम रहेगा। डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा था कि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस करने से हमारा डिटर्मिनेंट नहीं बदलता, बट मैट्रिक्स के एलिमेंट तो चेंज ही हो जाएंगे, है ना भाई, मैट्रिक्स के एलिमेंट तो चेंज हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर आप आर आई को रिप्लेस कर रहे हो आर आई प्लस के आर जे से, तो मैट्रिक्स का एलिमेंट वैसे भी बदल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत हमको नहीं होनी चाहिए। चलिए इसमें बताइए क्या होगा, इसमें डिटर्मिनेंट के बारे में आप क्या बोल सकते हो और मैट्रिक्स के बारे में आप क्या बोल सकते हो, बोलो ज़रा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो दोनों ही चेंज हो जाएगा, है ना, डिटर्मिनेंट भी चेंज हो जाएगा और मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले तो ये समझें कि 3 तरीके के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, और वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस जब आप लगाते हो ना, तो हो सकता है कि मैट्रिक्स भी चेंज हो जाए, हो सकता है कि डिटर्मिनेंट भी चेंज हो जाए। बोलो हाँ या ना। 3 तरीके के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया किन्हीं भी दो रो को आपस में एक्सचेंज कर लो, एक हो गया आर आई इज रिप्लेस्ड बाई आर आई प्लस के आर जे, और एक होता है आर आई इज रिप्लेस्ड बाई के आर आई। तो हो सकता है कि हमारा डिटर्मिनेंट भी चेंज हो जाए, हमारा मैट्रिक्स भी चेंज हो जाए। बट एक बात को जरा ध्यान से सुनिए, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में आप जितने चाहें उतने रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा लें, जितने चाहें उतने रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा लें। ऐसा करने से हो सकता है मैट्रिक्स पूरी तरीके से बदल जाए, हो सकता है उसका डिटर्मिनेंट चेंज हो जाए, बट उस मैट्रिक्स का एक ऐसा पैरामीटर होगा जो कभी चेंज नहीं होगा, और उस पैरामीटर को बोला जाता है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बार एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाइए, उसकी रैंक नहीं बदलती है। क्या ये बात आप लोग आज के बाद याद रखोगे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो रैंक जो होता है किसी भी मैट्रिक्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, रैंक किसी भी मैट्रिक्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप जितने मर्जी चाहे उतने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा लो, पूरी मैट्रिक्स को बदल के रख दो, उसके डिटर्मिनेंट को जैसा चाहो वैसा चेंज कर लो, मगर उसकी रैंक को आप बदल नहीं सकते हो, नो मैटर व्हाट, जो चाहे वो कर लो। समझे मेरी बात को? ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक स्टेटमेंट पूछूं, बताओगे सोच समझ के? एक क्वेश्चन पूछो, सोच समझ के बताओगे आंसर उसका? चलो एक क्वेश्चन है, उसका आंसर बताना भाई साहब, आप सभी लोग सोच समझ के, ठीक है, गलत मत करना, गलत मत करना। एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, और बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है ना, रैंक को देखो ऐसे डिनोट करते हैं, रो अंदर ए लिख देते हैं, बोल रहा है इसका रैंक 4 है। उसके बाद हमने यहाँ से एक मैट्रिक्स बी ऑब्टेन करी, उसके बाद हमने R2 को रिप्लेस किया था R2 प्लस 3R1 से स्टेप 1 में। ध्यान से सुनते जाना है जैसे पढ़ाता जा रहा हूँ। तो हमको मिल गया मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स चेंज हो गया होगा, ए से बी तक पहुँच गए। स्टेप 3 में हमने किया, स्टेप 3 में हमने किया R3 को एक्सचेंज कर दिया R1 से, यहाँ से मिल गया मैट्रिक्स सी। स्टेप 4 में हमने किया, स्टेप 1 के बाद स्टेप 2, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 3 में हमने किया R2 को एक्सचेंज कर दिया, सारे अलग अलग स्टेप्स में कर रहे हैं, मिल गया मैट्रिक्स डी। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स डी। चलो बताओ, डी की रैंक पूछ रहा है, कितनी आ जानी चाहिए? ए की रैंक 4 है और ए में दुनिया भर की कलाकारी ये कर रहा है, बोल रहा है R2 को रिप्लेस कर देंगे R2 प्लस 3R1 से, तो नया मैट्रिक्स बी आ जाएगा। फिर जो बी वाला मैट्रिक्स आया उसमें थर्ड रो को फर्स्ट रो से एक्सचेंज कर देंगे तो सी आ गया। फिर जो सी वाला मैट्रिक्स आया उसमें R2 को R4 से एक्सचेंज कर देंगे तो डी आ गया। तो डी की रैंक कितनी आनी चाहिए? तो आप बोलोगे सर देखिए, ए वाले मैट्रिक्स में आप जितनी मर्जी चाहे उतने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा लीजिए, उससे रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि
इस केस में अगर कोई आपसे पूछे कि मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, तो आप बता सकते थे कि डी की रैंक भी 4 हो जाएगी। देखिए अभी तक ना तो आपको रैंक की डेफिनेशन पता है, ना तो रैंक के बारे में आप बहुत कुछ ज़्यादा जानते हो, बट एक बेसिक चीज़ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स से आप रैंक को इमीडिएटली रिलेट कर पा रहे हो। ये बात सबको समझ में आई? चैट बॉक्स में एक बार जल्दी से हाँ भर दो, और भाई अटेंडेंस भी बना के रखो। अटेंडेंस जैसे जैसे लो होती जाएगी वैसे वैसे मॉड्यूल 2 के होने की पॉसिबिलिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मॉड्यूल 2 कंप्लीट होगा कि नहीं होगा ये आपके अटेंडेंस पे निर्धारित करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि ये सारे सेशंस डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पे, आप लोगों ने दुनिया भर में हर एक जगह पे मुझे कमेंट किया कि सर मैथ 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 चाहिए, तो मैंने मैथ स्टार्ट कर दिया एब्सोल्युटली फ्री, सब कुछ यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, तो मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है अभी। ठीक है, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए देखिए, जैसे आपका रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, बिल्कुल वैसा ही आपका कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। जरा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सिमिलर तरीके से। कॉलम एलिमेंट्री जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, जरा उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से होते हैं। ठीक है, जैसे आपका रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है वैसे ही आपका कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखो इसके भी 3 हिस्से मैं आपको समझाता हूँ, 3 हिस्से इसके भी आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहला ये बोल रहा है कि सपोज अगर आपने किसी कॉलम सी आई को एक्सचेंज कर दिया सी जे से, तो दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। चलेगा? बिल्कुल। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है कि सपोज सी आई को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं सी आई प्लस के सी जे से। ठीक है, ये लो लास्ट सी आई को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं के सी आई से। ठीक है, बताइए क्या तीनों काफी हद तक मिलते जुलते हैं? ठीक है, चेक करो। अरे भाई मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ ना, मैं तो ऑफलाइन क्लास लेने जाता हूँ, ऑफलाइन क्लास से जैसे ही आता हूँ बिना कोई ब्रेक लिए आपकी क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, तो मैं तो पढ़ाने के लिए खड़ा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग पढ़ने ही नहीं आओगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगा? तो जाहिर सी बात है कि फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि जब तक आपकी अटेंडेंस मेंटेन रहेगी, आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे, मुझे क्या दिक्कत है पढ़ाने में, इसीलिए तो मैंने शुरुआत करी। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे आके बिल्कुल कुछ भी चल रहा है। प्रॉपर देखो आपके लिए पीपीटीज रहती हैं, प्रॉपर एक एक क्वेश्चन टाइप रहता है, प्रॉपर 1.5-2 घंटे तक सिस्टमेटिकली पूरी क्लास चलती है। इतना अगर आप कोई पेड कोर्स खरीदोगे वहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ वन साइडेड नहीं हो सकता कि हाँ मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया। अब मैथमेटिक्स आपका 100-110 घंटे का होता है, तो इसीलिए मैंने इसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा है। डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द मॉड्यूल नेक्स्ट मॉड्यूल आपका स्टार्ट होगा, जो कि मेरे ख्याल से आप लोग भी इस बात पे एग्री करोगे। ये तो बिल्कुल अग्रीमेंट अपना होना ही चाहिए, है ना? तो अगर आप लोग आते रहेंगे मुझे क्या प्रॉब्लम रहेगी, मैं तो पढ़ाता रहूँगा। हाँ नहीं आओगे, अब अगर मैं इतना मोटिवेटेड हूँ पढ़ाने के लिए, मैं अगर 10 चीज़ों में एक चीज़ ये भी मैनेज कर सकता हूँ कि मैं फ्रीली आपको पढ़ा सकूँ, तो जिसको पढ़ना है उसको तो आना ही चाहिए। बस मेरी इतनी सी डिमांड है ना? तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो आपको भी इस बात पे एग्री करना चाहिए। चलिए तो हाँ पहले बताओ, ठीक है अभी इस पे फोकस करते हैं। ज़रा देखो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि जो सी आई को हमने सी जे से रिप्लेस किया, फटाफट बताते जाओ, क्या आपका डिटर्मिनेंट चेंज होगा नहीं चेंज होगा? बोलो। आप बोलोगे सर चेंज हो सकता है। मैट्रिक्स बताओ, मैट्रिक्स भी चेंज हो सकता है ना? ये भी चेंज हो सकता है और ये भी चेंज हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप बताइए डिटर्मिनेंट आपका चेंज हो सकता है नहीं चेंज हो सकता है? नहीं। मैट्रिक्स आपका हाँ चेंज हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट तो इस केस में सेम रहता है और मैट्रिक्स आपका चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर बताइए डिटर्मिनेंट आपका चेंज हो जाएगा, है ना? के टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका जो मैट्रिक्स होगा वो भी बदला बदला सा नज़र आएगा। जो आपका मैट्रिक्स होगा वो भी आपका बदला बदला सा नज़र आ जाएगा। करेक्ट? ठीक है, तो अब देखो क्या बोला जा रहा है। अगर किसी भी गिवन मैट्रिक्स में आप कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हो, 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार 10,000 बार, अगर आप उसमें कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हो तो हो सकता है मैट्रिक्स पूरी तरीके से बदल जाए दिखने में, हो सकता है उसके डिटर्मिनेंट में बहुत सारे चेंजेस आ जाएं, बट अभी भी एक प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की ऐसी है जो बिल्कुल सेम रहेगी, और उस प्रॉपर्टी का नाम एक बार चैट बॉक्स में आप लोग लिख के बताओ क्या कहते हैं उसको।
रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। तो मैट्रिक्स की रैंक कभी नहीं बदलेगी, आप जो मर्जी चाहे वो कर लो, उसमें कितने भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा लो, चाहे उसके रो में चाहे उसके कॉलम में, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल नेवर एवर चेंज। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और करोगे? ऑल इंडिया रैंक नहीं, रैंक उसकी नहीं बदलेगी, ठीक है। तो आपको भी मैट्रिक्स जैसा होना चाहिए, चाहे जितने आपके ऊपर सितम ढा दिए जाए, आपकी रैंक नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स से काफ़ी प्रेरणा आप ले सकते हो। चलो, एक क्वेश्चन, ठीक है। एक मैट्रिक्स दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, बोल रहा है इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 है, ठीक है। हमने क्या किया, R1 इज रिप्लेस्ड बाई 3R1 प्लस 2R2 करके एक मैट्रिक्स बना दिया बी। क्वेश्चन में पूछ रहा है बी की रैंक क्या होगी, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सबको बहुत केयरफुली आप लोगों को देखना है। बी की रैंक पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, बताना जरा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई ए मैट्रिक्स था, इसके R1 को हमने रिप्लेस कर दिया, R1 इज रिप्लेस्ड बाई 3R1 प्लस 2R2, और एक हमें नया मैट्रिक्स मिल गया बी। तो पूछा जा रहा है कि भाई ये बी की रैंक के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो, कोई है आपके पास तरीका? चलो मैं अपने सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, अपने सवाल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताइए ये जो लिखा हुआ है R1 इज रिप्लेस्ड बाई 3R1 प्लस 2R2, क्या ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है? बोलिए, मुझे बताइए कि क्या ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, बोलो। चलो, तो हमने बोला यहाँ पर कि यार ये जो लिखा हुआ है R1 इज रिप्लेस्ड बाई 3R1 प्लस 2R2, दिस इज नॉट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सही बात है, ऐसा तो कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा नहीं, तीन तीन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े, बट ऐसा कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था ही नहीं, ठीक है। बट अगर हम थोड़ा सा इसको रियलाइज करें तो देखिए हम इसको ऐसा बोल सकते थे कि हम पहले स्टेप में R1 को रिप्लेस कर लें 3R1 से, है ना। फर्स्ट स्टेप में हम रिप्लेस कर लें R1 को, R1 इज रिप्लेस्ड बाई 3R1, यानी कि R1 इफेक्टिवली अब 3R1 में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। और स्टेप 2 में अगर हम लिखें कि भाई हमारा R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस 2R2, तो बताइए इफेक्टिवली ये दोनों स्टेप मिलके क्या सेम रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं? पहले स्टेप में आपने बोला कि R1 इज रिप्लेस्ड बाई 3R1, है ना, यानी कि अब वो 3R1 जैसा ट्रीट हो रहा है, नाम तो उसका R1 ही रहेगा। वो अगले स्टेप में आपने बोला कि मैं अपने R1 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ R1 प्लस 2R2, तो बताइए क्या ये दोनों स्टेप्स इफेक्टिवली मिलके इस वाले स्टेप को तो जनरेट कर ही दे रहे हैं ना? यस। और अगर आप थोड़ा केयरफुली नोटिस करो, थोड़ा केयरफुली नोटिस करो कि ये वाला स्टेप भले ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, भले ही नहीं था, बट ये खुद दो अलग अलग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मिलके बना हुआ है। पहला वाला एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा वाला भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। समझे मेरी बात को? सबको ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आया? यानी कि जो मैट्रिक्स की रैंक होती है वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद नहीं चेंज होती, ये तो पक्की बात है, मगर कुछ ऐसे नॉन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस भी होते हैं जिनको करने के बाद रैंक चेंज नहीं होती है, मोर पॉपुलरली ऐसे टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप ऐसा भी कभी करते हो कि R1 इज रिप्लेस्ड बाई KR1 प्लस MR2, तब भी रैंक नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये ट्रांसफॉर्मेशन दो अलग अलग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का कंबाइंड फॉर्मेट है। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज़ को दिमाग में हमारे बैठना चाहिए, है ना। सो दो दिस इज नॉट एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप ऐसा बोल सकते थे कि अगर R1 इज रिप्लेस्ड बाई 3R1 प्लस 2R2 का कॉम्बिनेशन हम लगाते भी हैं, हमें B मिलता भी है, तो B की रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, B की रैंक जो आएगी वो 3 ही हो जाएगी। आई बात सबको समझ में? ठीक है,
एक क्वेश्चन और करोगे? एक क्वेश्चन और करें? चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको। अब आपको आइडिया लग गया है, ठीक है? अब आपको आइडिया लग गया है। पहले नोट लिखवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है? फॉलोइंग ऑपरेशंस, following operations do not change। मैंने बोला ना, आज की क्लास में बहुत कंसंट्रेशन से बैठने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों पे चर्चा होगी, तभी मैट्रिक्स की रैंक को ना आप बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे। आर आई इज रिप्लेस्ड बाई आर जे, आर आई इज रिप्लेस्ड बाई आर आई प्लस के आर जे, आर आई is replaced by MRI and RI is replaced by MRI plus KRJ। ये तीनों ई ट्रांसफॉर्मेशन, ई का मतलब एलिमेंट्री, ठीक है? ये तीनों ई ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं और ये नॉन ई ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चेक करो, डू वी अग्री विद ऑल दीज कंक्लूजन्स? डू वी एग्री ऑल दीज कंक्लूजन्स? एब्सोल्युटली, है ना? एब्सोल्युटली। यानी कि ये चार तरीके के ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनसे हमारी रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट है? अग्रीड, डन है भाई। चलो इस पे देखो, यहाँ पर देखो, सिमिलर तरीके से, हालांकि कॉलम वगैरह हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, बट फिर भी कॉलम के लिए भी लिख लो। सी आई इज रिप्लेस्ड बाई सी आई प्लस के सी जे, सी आई is replaced by m ci, ci is replaced by m ci प्लस के सी जे, ठीक है? ये चार ऑपरेशंस ऐसे हैं जो कि अगर आप अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स की रैंक नहीं बदलेगी, आउट ऑफ विच दिस इज ई ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? नॉन एलिमेंट्री एक्चुअल में ये दो अलग अलग एलिमेंट्री का कॉम्बिनेशन है, दो अलग अलग एलिमेंट्री का कॉम्बिनेशन है, बट इसको हम एलिमेंट्री नहीं बोलते हैं, एलिमेंट्री का रूप नहीं होता ये। ठीक है भाई साहब, अब तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? समझ पा रहे हो? ठीक है, सिंपल है, आसान है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। एक क्वेश्चन और करिए, फिर आपको कुछ और नई चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है? बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी करते हुए चलते हैं, ताकि रैंक का पूरा कंसेप्ट हमारे दिमाग में सेट होता रहे। एक मैट्रिक्स ए है, उसकी रैंक ये लोग बोल रहे हैं 4 है, ठीक है? तो देखो क्या क्या कर रहे हैं। पहले स्टेप में, स्टेप 1 में बोल रहा है R1 इज रिप्लेस्ड बाई 2R1 प्लस 3R2, ऐसा कर दिया इसने स्टेप 1 में, ठीक है? फिर स्टेप 2 में बोल रहा है C2 इज रिप्लेस्ड बाई थ्री C2 माइनस C3, ऐसा इसने स्टेप 3 में कर दिया। स्टेप 3 में कर रहा है R2 इज रिप्लेस्ड बाई 3R2 प्लस R3, ठीक है? ये सारे अलग अलग इंडिविजुअल स्टेप्स में कर रहा है। स्टेप 4 में C3 इज रिप्लेस्ड बाई 4C3 माइनस C1, और बोल रहा है इसके बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है वो मैट्रिक्स बी हमको मिल रहा है। आफ्टर स्टेप 4 व्हाट शुड बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी? बताओ। बोलो।
ए में इतने सारे ऑपरेशंस कर दिए, एक बार उसके रो को बदला, अगले स्टेप में कॉलम को बदला, फिर रो को बदला, फिर कॉलम को बदला, तो आप बोलोगे कि सर देखिए भले ही ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है मगर इससे रैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले ही ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है मगर इससे रैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले ही ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बट इससे रैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बट इससे रैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो रैंक इवेंचुअली यहाँ से मिल जाएगी आपको 4। कितने लोगों का 4 आ गया था आंसर? ठीक है, क्लियर है बात? और देखिए क्योंकि आप अलग अलग स्टेप्स में कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये पहले स्टेप में आपने रो को ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है, मैट्रिक्स बदल गई, अगले स्टेप में कॉलम को कर लिया, नेक्स्ट में रो को, नेक्स्ट में कॉलम को। रो और कॉलम को साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हो ना, बाकी आप अलग अलग तो कर ही सकते हो, उससे क्या प्रॉब्लम है? ये सब पहले डिस्कशन हो चुका अपना। इस वजह से बहुत क्लियरली देखो मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 लिखा हुआ है। स्टेप 1 में ये बदलो, मैट्रिक्स बदल गया। स्टेप 2 में सिर्फ कॉलम को चेंज करो, मैट्रिक्स बदल गया। स्टेप 3 में अगर साइमल्टेनियसली करते फिर पॉसिबल नहीं होता ना, फिर तो हमें अगेन बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है साइमल्टेनियस ऑपरेशन। करेक्ट? समझे मेरी बात को? ठीक है, हाँ यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप -3 भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई भी स्केलिंग फैक्टर लगा दो, इट विल नॉट चेंज द रैंक। ठीक, कुछ कुछ बात पल्ले पड़ी आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की चर्चा करना शुरू करते हैं। मैं एक एक स्टेटमेंट्स को पहले आपको बोलता हूँ, आप सुनिएगा, उसके बाद स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है ना उसको आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है? पहले जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, मैं बोलता हूँ, आप उसको उसके बाद पढ़ने की कोशिश करिएगा। देखिए सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि सपोज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उस मैट्रिक्स ए में हमने बहुत सारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए। जब हमने मैट्रिक्स ए में बहुत सारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए तो जाहिर सी बात है मैट्रिक्स चेंज होकर बी हो गया, है ना? तो जब आप किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है उसको बोला जाता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अगर मैंने मैट्रिक्स ए में 5 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए, मुझे मैट्रिक्स बी मिल गई, तो मैं बोलूंगा मैट्रिक्स बी इज इक्विवेलेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और जाहिर सी बात है कि मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स बी का रैंक हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझे मेरी बात को? करेक्ट है? चलो सेकंड स्टेटमेंट सुनो। जब भी आप कभी भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओगे तो क्या आपको हमेशा जैसे आप डिटर्मिनेंट में ध्यान रखते थे वैसे यहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सपोज आप एक ही स्टेप में बहुत सारे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हो, तो जो भी रो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको साइमल्टेनियसली यूज नहीं करोगे जैसे हम पहले करते थे। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 + 2R2 और साइमल्टेनियसली दूसरा कोई स्टेप लगाना चाहते हैं तो हम R1 को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या ये बात डिटर्मिनेंट में ही हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ ली थी? क्लियर है ये सारी बात? ठीक है, लास्ट में क्या बोल रहा है कि अगर एक सिंगल स्टेप की मैं बात कर रहा हूं तो आपको रो और कॉलम ऑपरेशन साइमल्टेनियसली यूज नहीं करने चाहिए, ऑब्वियसली, है ना? अलग अलग स्टेप्स में कर सकते हैं बट साइमल्टेनियसली हम उनको यूज नहीं कर सकते। तो अब यहां पर क्या लिखा हुआ है उसको आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इफ अ मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन्ड बाई वन और मोर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इन ई देन बी इज सेट टू बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ ए। जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग केयरफुली ये सब सुन रहे हो, स्टेप 1 को, पॉइंट नंबर 1 को डन करो। बोलो सर पॉइंट नंबर 1 डन है, पॉइंट नंबर 2 पे चलिए। तो बोल रहा है B इज सेट टू बी इक्विवेलेंट। तो देखो A B के इक्वल नहीं, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं A इज इक्विवेलेंट ऑफ B। एंड ऑब्वियसली ये तो हम बोल ही सकते हैं कि रैंक ऑफ A विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ B। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो, रैंक के धीरे धीरे कंसेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हुए चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 डन सभी का, एवरीवन? परफेक्ट। चलो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। इसमें देखो क्या बोल रहा है, वाइल डूइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन care should be taken if various operations are being performed in single step as in case of determinant। जैसे आप डिटर्मिनेंट में ध्यान रखते थे कि भाई जो भी रो या जो भी कॉलम अंडर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको साइमल्टेनियसली यूज नहीं करना। इसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा हुई थी, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करवाए थे, एक बार जाके वापस से रिव्यू करिएगा। सेम बात का ख्याल यहाँ पर भी रखना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आप जब भी किसी रो को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और साइमल्टेनियस एक ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो आपको उस रो को थोड़ा सा होल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है? चलो लास्ट वाला स्टेप देखो, लास्ट स्टेप के बारे में बताओ। लास्ट में बोल रहा है डू नॉट यूज रो एंड कॉलम ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस ऑपरेशन, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे, अलग अलग स्टेप्स में करने का मन होगा तो कर लेंगे। क्लियर?
ठीक है, बहुत सॉर्टेड होना चाहिए मेरे ख्याल से इतने में। तो एक बार बता दो सभी लोग 1 2 3 अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और डीप में चलते हैं रैंक की। धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है क्या डिस्कशन हो रहा है। चलो शानदार, परफेक्ट। तो देखो ये नोट एक बार देख लो, ये इतनी देर से मैं बता रहा हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशंस डू नॉट चेंज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैंने बता दिया है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। 2 3 सेकंड का स्क्रीन टाइम इसको दूंगा, देख लो, फिर चलते हैं इसके आगे। एक टेबल होगी, उस टेबल को रिव्यू करते हैं एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं इसके डिस्कशन के लिए, ठीक है। 1 2 3 डन हो गया, परफेक्ट। चलो एक बार ये टेबल गो थ्रू कर लो एक बार। चलो ये भी मैंने बता दिया, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है। आप लोग अगर पीडीएफ में देख लेना, ये सब मैंने बता दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए, ये टेबल को मैंने इंडिविजुअली समझा दिया था, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखना चाहो तो देख लो, बस रैंक वाले कॉलम पे फोकस कर लो। आर आई इंटरचेंज्ड बाई आर जे, रैंक सेम। आर आई रिप्लेस्ड बाई के आर आई, रैंक सेम। आर आई इज रिप्लेस्ड बाई आर आई प्लस के आर जे, रैंक सेम। सी आई इंटरचेंज्ड विथ सी जे, रैंक सेम, ठीक है। यहाँ पे देखो सी आई के सी आई, रैंक सेम। यहाँ पर सी आई इज रिप्लेस्ड बाई सी आई प्लस के सी जे, रैंक सेम। बाकी हम लोगों ने इसको इंडिविजुअल फ्लो चार्ट बना के आपको समझा दिया था, तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा थॉट हमको देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बाकी ये भी मैंने आपको समझा दिया, आर वन इज रिप्लेस्ड बाई के आर वन प्लस एम आर टू, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, दो इसकी वजह से रैंक चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मुझे लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसको एक बार आप लोग पीडीएफ में गो थ्रू कर लेना, ठीक है। मैंने टाइप भी करवा दिया, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। यहां तक हम क्या करते हैं, यहाँ तक हम एक बार जो डिस्कशन हुआ है उसको समराइज कर देते हैं आपके लिए, फिर उसके बाद इसके आगे के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए अभी तक आज के डिस्कशन में हम रैंक पढ़ना चाहते थे, बट रैंक से पहले हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी। हमने बोला कि एक रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से शायद मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट बदले, बट रैंक नहीं बदलेगी। एक नॉन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है जिसकी वजह से रैंक नहीं बदलती है, आर आई इज रिप्लेस्ड बाई एम आर आई प्लस के आर जे, या फिर सी आई इज रिप्लेस्ड बाई एम सी आई प्लस के सी जे, इससे हमारा रैंक चेंज नहीं होता। इतना डिस्कशन अभी तक क्लियर है, तो अगर एक बार इतना डिस्कशन क्लियर है तो एक बार क्लियर करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स की डिस्कशन करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें सभी को? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलो परफेक्ट। अब फिर से वापस से फोकस यहाँ पे डालने की कोशिश करो, अब हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि अब जिन पॉइंट्स पे डिस्कशन होगा उससे असल में रैंक की एक्चुअल डेफिनेशन निकल के आएगी, है ना। रैंक की एक्चुअल डेफिनेशन वहां से निकल के आएगी, रैंक क्या होता है, कौन कौन से टर्म्स वहां पे हमको यूज करने चाहिए। तो ध्यान से सुनना, सिर्फ एक बार बताऊंगा, एक बार में ही उसको समझने की कोशिश करना, कोई बाद में बोलेगा रिपीट रिपीट, तो ये टॉपिक ये दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा, एक बार में सुनिएगा, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से। सपोज अगर आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है, चाहे मैट्रिक्स स्क्वायर हो चाहे मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास मेंशन्ड है, तो क्या आप उससे बहुत सारे सब मैट्रिसेस बना सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप चाहे हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दे दीजिए चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे दीजिए, उससे हम बहुत सारे सब मैट्रिसेस बना सकते हैं। सब मैट्रिसेस मतलब जिनका ऑर्डर छोटा छोटा हो। चलो अब एक चीज़ अपने दिमाग में विजुअलाइज करने की कोशिश करो। सपोज मैंने आपको एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे दिया, सपोज मैंने आपको एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे दिया और आपसे बोला कि यार इससे ना जरा सब मैट्रिसेस बनाओ, तो क्या उस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के जो सब मैट्रिसेस होंगे वो स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं? वो तो आपके ऊपर है भाई। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने दे दिया और मैंने आपसे बोला कि इसके ज़रा मुझे सब मैट्रिक्स बना के बताइए, तो जो उसके सब मैट्रिसेस होंगे वो तो आपके रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर है, आपकी मर्जी के ऊपर। आप चाहोगे तो स्क्वायर भी निकाल सकते हो उसमें से, आप चाहोगे तो रेक्टेंगुलर भी निकाल सकते हो। आई होप वी ऑल अग्री विद दिस पॉइंट, सही बात है। हाँ 1x1 2x2 हम निकाल सकते हैं अपनी तरफ से। जरा दूसरा सिचुएशन इमेजिन करिए कि सपोज मैं आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स देता हूँ,
और मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई इससे ज़रा सब मैट्रिसेस बना के दिखाओ, तो क्या वहाँ से भी आप स्क्वायर सब मैट्रिसेस और रेक्टेंगुलर सब मैट्रिसेस निकाल सकते हो? बिल्कुल, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सोच के देखिए ज़रा सभी लोग। करेक्ट है? चलो तो जरा इस चीज को देखो। बोला जा रहा है सब मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रोज और कॉलम्स और बोथ इज कॉल्ड एज अ सब मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई मेन मैट्रिक्स है, अगर आपने उसकी कोई रो डिलीट कर दिया, कोई कॉलम डिलीट कर दिया, कुछ भी अगर आपने डिलीट कर दिया, तो जो छोटी मैट्रिक्स बन के आ जाएगी उसी को हम लोग क्या बोलना चाहते हैं? सब मैट्रिक्स हम लोग बोलना चाहते हैं। उसके साथ साथ क्या बोल रहा है? सब मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर स्क्वायर एज वेल एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी तरीके की मैट्रिक्स के लिए ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे ये देखो, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? तो आप बोलोगे सर ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे पूछता कि यार यहाँ से सब मैट्रिसेस बताओ कैसी बनेंगी, तो शायद आप में से कुछ लोग ये सब मैट्रिक्स बना देते। 3 - 1 है ना, देखो यहाँ पे आपने ये 1 2 -1 को हटा दिया, 3 - 1 का एक सब मैट्रिक्स मिला, विच इज ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली कई सारे लोग यहाँ से सब मैट्रिक्स बना सकते थे, 2 3 1 -1 वाला, जो कि अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि भाई अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स बनेगा वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। उसमें कोई हमारी तरफ से रिस्ट्रिक्शन तो वैसे भी नहीं है। बोलिए हाँ या ना, बोलो। मैंने बोला था ना भाई, पहले खुद समझो, ठीक है? पहले खुद समझ लो, फिर उसके बाद बगल वाले को समझाना। इतना ज्ञान आप लोगों के पास भरा हुआ है कि मदद ही करते रह जाते हो। साल भर गेट का एग्जाम आता है, फिर अपनी मदद नहीं कर पाते हो, फिर बोलते हो अरे सर रह गया। अब क्या करते हैं सर, अगले साल एक बार और तैयारी करते हैं। भाई पहले खुद तो पढ़ लो, सीख लो, एग्जाम निकाल लो, तब तो सलाह दोगे। अब मान लो आपसे कोई पूछ रहा है कि मुझे जो है फला फला एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, मैं कौन सी किताब फॉलो करूं, तो आपने बता दी ये किताब फॉलो करो। वो आपसे पूछेगा तुमने निकाला है क्या एग्जाम कभी? तुम बोलोगे मैंने तो निकाला नहीं एग्जाम। तो क्यों मानेगा तुम्हारी सलाह वो? अजीब है यार, सलाह सलाह ही देने में पूरी जिंदगी निकल जा रही है। पहले ऐसा कुछ हासिल कर लो कि आपकी सलाह पे लोग अमल करें। देखिए सलाह बहुत सारे लोग देते हैं, पर सबकी सलाह पे हर कोई अमल थोड़ी करता है। सलाह ही दिए जा रहे हो। कोई पूछ रहा है फेसबुक पे हु इज द बेस्ट टीचर ऑफ दिस, चले गए ज्ञान बांटने वहाँ पे। एग्जाम एक भी नहीं निकला अभी तक। ये टीचर ये खराब पढ़ाता है, ये टीचर का ये टॉपिक अच्छा नहीं है। भाई खुद पढ़ लो, पहले एग्जाम निकाल लो, रैंक लेके आ लो, तब उसके बाद ज्ञान बांटो। तो लोग सुनेंगे भी, तो आपको अच्छा भी लगेगा, अच्छा मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं। ऐसा कोई सुनेगा नहीं आपकी बात, ठीक है? कोई पूछ रहा है कि मैं बार का इंटरव्यू देने जाना चाहता हूँ, वहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है? अच्छा बार का इंटरव्यू, ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना। तुमने दिया था? नहीं भाई हमने तो नहीं दिया था इंटरव्यू कभी, हमारा तो कभी रिटर्न ही नहीं निकला, हम तो बस ज्ञान बांटते हैं। तो भाई ज्ञान मत बांटो, इधर देखो, ठीक है? वो मुझे बांटने दो, वो मुझे बांटने दो। आप अभी क्या करो, उसको कलेक्ट करो, रैंक लेके आओ, सेलेक्ट हो जाओ, समझे? फिर बताना बगल वाले को कि भाई ऐसा कर ले। और मैं तो कह रहा हूँ कि अभी बताना क्यों है? देखो जब मैं प्रिपरेशन करता था, मुझसे कोई पूछता था या मुझसे कोई पढ़ने आता था, कि मुझसे कोई बोलता था कि भाई ये रैंडम वेरिएबल पढ़ा दो, तो मैं तो गलत पढ़ा देता था उसको कि भाई कम से कम ये तो निपटे, एक सीट तो अपनी खाली रहे। तो मैं कह रहा हूँ बताना क्यों है अभी? भाई आप खुद ही अपना कंपटीशन स्ट्रांग कर रहे हो। कोई पूछ रहा है या तो उसको बताओ मत, क्या जरूरत है उसको बताने की, पहले खुद पढ़ लो। वैसे सीटें इतनी कम है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आप उसको ज्ञान दिए जा रहे हो। और देखो हमेशा ऐसा होता है, आप लोगों ने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आप जिसको पढ़ाते हो ना, उसके नंबर आपसे हमेशा ज़्यादा आते हैं, ठीक है? आप सेमेस्टर वगैरह में कोई आता होगा, भाई कुछ तैयार नहीं है, जल्दी बताओ क्या करें, तो आप तरस आ जाता होगा आपको कि भाई चलो इसको पढ़ा देते हैं। वो आपसे ज़्यादा नंबर लेके आता होगा हमेशा, फिर आप सोचते हो यार क्यों पढ़ाया इसको। तो बार बार बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे क्या चल रहा है उस पर फोकस करो। एक वर्ड यहाँ पे छूट जाएगा, रैंक की डेफिनेशन अभी अटक जाएगी, ठीक है? उस वजह से आपकी रैंक अटक जाएगी और ये वाली रैंक भी अटक जाएगी। चलो अब वापस से आते हैं, ठीक है? वापस से यहाँ पे फोकस करो, ज़रा देखो। सिमिलर तरीके से, सिमिलर तरीके से इसके साथ भी वही चीज़ होगी, है ना? जैसे मान लो यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, ध्यान से देखिए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। अगर हमसे कोई यहाँ से पूछेगा, मैं यहाँ पर पहले दिखाता हूँ, ये देखो, एक हमको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, सपोज 1 2 3 1 2 3 -1 0 0 2 3 4, ठीक है? अगर हम यहाँ से सब मैट्रिसेस बनाना चाहते हैं, अगर हम यहाँ से सब मैट्रिसेस बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाओगे सब मैट्रिसेस, बताओ जरा। देखो क्या ये एक सब मैट्रिक्स हो सकती थी? ये वाला पॉइंट बहुत क्रूशियल है ना, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा केयरफुली नोटिस करिए इसको।
और सब मैट्रिक्स ऐसे भी बन सकती है आई थिंक, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 -1 0, है ना। तो देखिए ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स थी, ठीक है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स से जो आपने सब मैट्रिक्सेस बनाया तो आपको एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी मिल रही है ना, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी मिल रही है, ठीक है। तो जो हमने स्टेटमेंट्स में वादा किया था, कहीं ना कहीं उन सारे के सारे प्रोमिसेस को हम लोग यहाँ पे फुलफिल कर पा रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से सब मैट्रिक्स जो बनेगा वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। सिमिलरली एक स्क्वायर मैट्रिक्स से जो सब मैट्रिक्सेस बनेंगे वो स्क्वायर भी हो सकते हैं, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। हाँ बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। बस मैं ये जताना चाहता हूँ कि भाई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके सब मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, और बहुत सारे आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो इतनी बात बताओ, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर मैं थोड़ा सा सोचने का जो दायरा है उसको सीमित करता हूँ, ठीक है। उसको हम लोग सीमित करते हैं, जो हमारा सोचने का दायरा है। ओके चलो अब देखो, गोइंग फॉरवर्ड हमारा पूरा का पूरा फोकस किस बात पे होना चाहिए, जरा इसको सुनिए। गोइंग फॉरवर्ड हम किसी भी तरीके के मैट्रिक्स को, चाहे वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दोनों के ऐसे ही सब मैट्रिसेस पे फोकस करना चाहते हैं जिसका नेचर स्क्वायर हो। यानी कि अब हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर सब मैट्रिसेस के अराउंड होगा। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो भी हम देखना चाहेंगे कि उसमें कितने स्क्वायर सब मैट्रिसेस बन सकते हैं, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो भी हम देखना चाहते हैं कि उसमें कितने स्क्वायर सब मैट्रिसेस बन सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? जरा इस बात को थोड़ा सा दिमाग में सेटल होने दो। अब हमारा पूरा का पूरा फोकस स्क्वायर सब मैट्रिसेस पे जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें कितने स्क्वायर सब मैट्रिसेस बन सकते हैं, और अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें कितने स्क्वायर सब मैट्रिसेस बन सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के मैट्रिक्स में कितने स्क्वायर सब मैट्रिसेस बन सकते हैं उस पर हमारा पूरा फोकस रहने वाला है, ठीक है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हेडिंग है स्क्वायर सब मैट्रिसेस, तो ये क्या बोल रहा है? स्क्वायर सब मैट्रिसेस का मतलब सब मैट्रिक्स हैविंग स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर, है ना, मतलब 2x2 3x3 4x4 वॉट। देखिए जैसे मान लीजिए कि क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का? आप बोलोगे हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर क्या हम स्क्वायर सब मैट्रिसेस बना सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। उनमें से कुछ, जैसे इस 1 को उठा के मैं यहाँ पर लिख दूं, 1 2 4 1 को उठा के मैंने यहाँ पर लिख दिया। बाकी ये जो पूरा बड़ा वाला मैट्रिक्स है ये भी तो एक सब मैट्रिक्स ही हो गया ना, बोलिए, है ना। यानी कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन इटसेल्फ इज अ सब मैट्रिक्स, ठीक है। ओके एवरीवन, ठीक है। वैसे देखो अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कोई हमसे बोलता है कि यहाँ से स्क्वायर सब मैट्रिसेस बताइए कौन कौन से बनेंगे, तो देखो ये एक 1x1 का यहाँ पर बना दिया, 2 1 0 4 का यहाँ पर बना दिया, ऐसे और भी बहुत सारे बना सकते हैं, है ना। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे बना सकते हैं। पूरा का पूरा फ्लो चार्ट तैयार करना अपने दिमाग में, ठीक है, पूरा का पूरा फ्लो चार्ट तैयार करना। चलो स्क्वायर सब मैट्रिक्स सबको क्लियर हो गया? सबको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या होता है? आई थिंक क्लियर हो गया। स्क्वायर सब मैट्रिक्स के बाद अगली जो डेफिनेशन आती है उसको बोला जाता है माइनर। क्या बोलते हैं एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। स्क्वायर सब मैट्रिक्स के बाद अगली डेफिनेशन आती है वो होती है माइनर, ठीक है। माइनर क्या होता है? बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। आपको मैं कोई भी मैट्रिक्स दे दूं, आप उसका स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालो, और उस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का अगर आपने डिटर्मिनेंट निकाल दिया उसी को माइनर बोला जाता है। तो क्या सारी चीजें कनेक्ट हुई? आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आप उसका निकाल सकते हो स्क्वायर सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स आपके पास आ गया, अगर आपने उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर दिया तो उसको बोला जाता है माइनर। समझे? जितना बोल रहा हूं भाई उतना सुनते जाओ, ठीक है, जितना बोल रहा हूं उतना सुनते जाओ चुपचाप, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो देखो माइनर के डेफिनेशन पढ़ो। माइनर के डेफिनेशन बोल रहा है, माइनर क्या होता है? इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ठीक है, परफेक्ट। माइनर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? माइनर को हम लोग डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ
देयर सब मैट्रिक्स ऑर्डर। ठीक है, जैसे मान लो सब मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2x2 है तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये माइनर 2x2 का है। एक्चुअल में तो माइनर डिटर्मिनेंट होता है, सब मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको डिफाइन करना चाहिए, बट हम लोग क्या करते हैं माइनर को भी बोल देते हैं उसी ऑर्डर में कि हाँ भाई इसमें एक 2x2 का माइनर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, समझे मेरी बात को? ठीक है, अब एक फॉर्मूला इतनी डिस्कशन के बाद हमारे सामने आ रहा है, उस फॉर्मूले पे नजर डालने की कोशिश करिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे पास एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो उसमें कितने सब मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेंगे जिनका ऑर्डर r क्रॉस r का होगा। समझे? जैसे अगर हमारे पास एक 4x3 का मैट्रिक्स है और हमसे कोई पूछता है कि इसमें कितने 2x2 के स्क्वायर सब मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेंगे तो उसका फॉर्मूला हमारे पास प्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, MCR मल्टीप्लाइड बाई NCR। जिसको MCR NCR के बारे में नहीं पता, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक बार इतनी बातें जल्दी से सम अप कर ली जाए, फिर कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए। ध्यान से सुनोगे सभी लोग? ठीक है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, सपोज अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या आप वहां से स्क्वायर सब मैट्रिसेस निकाल सकते हो? हाँ, निकाल लेंगे, है ना। उन सारे स्क्वायर सब मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट होगा उसको माइनर बोल दोगे? जी हाँ सर, बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। परफेक्ट, है ना। तो ये तीनों डेफिनेशन सॉर्टेड है। सपोज आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या आप वहां से स्क्वायर सब मैट्रिसेस निकाल सकते हो? हाँ, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। अगर आप उसमें से जितने स्क्वायर सब मैट्रिसेस निकालते हो उनका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो क्या आप उसको माइनर बोलना पसंद करोगे? एब्सोल्युटली, है ना। तो बस ये छोटी से छोटा सा थ्रेड अपने दिमाग में फिट होना चाहिए। अगर ये छोटा सा थ्रेड अपने दिमाग में फिट है तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आइए कुछ क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जो मैं पूछता जाऊंगा वो आप लोग बताते जाएंगे। यहाँ पर जो आपको मैट्रिक्स मेंशन करी गई है, मुझे बताइए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है? बोलो भाई साहब फटाफट। तो आप बोलोगे सर ये तो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है हाईएस्ट ऑर्डर माइनर। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का मतलब होता है, ये पूछना चाहता है हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स, है ना। तो कहीं पर भी अगर माइनर लिखा हुआ है ना तो आप समझ जाना कि बेसिकली वो हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स की बात कर रहा है। समझ गए? ये दोनों वर्ड्स हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसी को हम लोग माइनर बोल देते हैं। ओके, तो ये यही पूछना चाह रहा है कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या मिलेगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स की यहाँ पे ये बात करना चाहता है, क्योंकि माइनर डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है और माइनर कहीं ना कहीं सब मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है। तो कहीं पर भी अगर आपको माइनर दिखता है तो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स जैसा टर्म चलना चाहिए। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर माइनर? क्या ये 2x2 होगा हाईएस्ट ऑर्डर माइनर? बोलिए। परफेक्ट, है ना। तो क्योंकि अगर आप 2x3 का एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे रहे हो तो इसमें जो मैक्सिमम आप स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकाल सकते हो वो 2x2 का निकाल सकते हो। आई थिंक दिस इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। चलेगा? चलो परफेक्ट। अब जरा यहाँ पर देखो, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2x2। 2x2 यहाँ पर उसने बोला, यानी कि यहाँ पर r की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 2 मिल गई। m और n यहाँ से उठा लो, m की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? 2। n की वैल्यू यहाँ से कितनी दिख जा रही है? 3। तो यहाँ से जो नंबर आपका निकल के आएगा वो नंबर होता है MCR इंटू NCR। m की वैल्यू यहाँ से कितनी दिख रही है? 2। तो ये 2C2 मल्टीप्लाइड बाई 3C2। बताओ आंसर यहाँ से कितना मिल जाना चाहिए था आपको? 3। तो इसका ऐसा बोलना है कि अगर आप इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को विजुअलाइज करोगे तो इसमें 2x2 के 3 स्क्वायर सब मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेंगे या 2x2 के 3 माइनर्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना, सिंपल है। समझ पा रहे हो सारी टर्मिनोलॉजी? मेरे ख्याल से अब आसानी से समझ में आनी चाहिए। ठीक, 2C2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 3C2 आपका 3 हो जाएगा। ठीक है,
परफेक्ट। चलो इसको देखो, इसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ माइनर्स ऑफ ऑर्डर 1x1। तो आप क्या पढ़ोगे, नंबर ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1x1। 1x1 का ऑर्डर दे दिया, यानी आर आपका 1 हो गया। एम की वैल्यू क्वेश्चन में 2 दे रखी थी, एन की वैल्यू दे रखी थी 3। यहाँ से आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा, दिस विल बी एम सी आर इंटू एन सी आर। तो ये हो जाएगा 2c1 इंटू 3c1, ये आपको मिल जाएगा 6। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में 1x1 के 6 स्क्वायर सब मैट्रिसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, या 6 माइनर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है सारी की सारी टर्मिनोलॉजी सभी लोगों को? तो धीरे धीरे स्क्वायर सब मैट्रिसेस वाले वर्ड को हम लोग माइनर से रिप्लेस करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोकस होना चाहिए एक एक वर्ड्स पे, मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, सुनने की कोशिश करिए, सिर्फ फोकस यहाँ पर होना चाहिए, तो ये सारे टर्म्स इजीली आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये जो मैट्रिक्स दे रखा है, आपको बताना है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या फिर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपने बोला सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज हाईएस्ट ऑर्डर माइनर। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा हाईएस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स खुद हो जाती है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए क्या हाईएस्ट ऑर्डर माइनर आपको 3x3 का यहाँ पर दिख रहा होगा? एब्सोल्युटली, है ना, दिख रहा है सभी को 3x3 का। चलिए पक्की बात है। फिर आपसे पूछ रहा है माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3x3, यानी कि वो आर की वैल्यू 3 दे रहा है, एम की वैल्यू भी 3 दे रहा है और एन की वैल्यू भी 3 दे रहा है। वो जानना चाहता है 3x3 के कितने सब मैट्रिसेस। हमें तो पता ही आंसर 1 है, बट चलो हम एक बार फॉर्मूले से भी इस चीज़ को वेरीफाई करके देखना चाहते हैं। फॉर्मूले में है एम सी आर इंटू एन सी आर, मतलब 3c3 इंटू 3c3, यानी कि आंसर मिलेगा 1। आ रहा 1, है ना? वो तो हम वैसे ही बता सकते थे, देख के बता सकते थे। चलो अगला बताओ, माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2x2, यानी पूछ रहा है इस 3x3 में 2x2 के कितने सब मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेंगे। माइनर्स सब मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट होता है, तो जितने माइनर्स होंगे उतने ही यहाँ पे सब मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेंगे, है ना। अगर आप कंपेयर करके देखें तो आर की वैल्यू है 2, एम यहाँ से आपको दिख रहा है 3, एन यहाँ से आपको दिख रहा है 3। ये लिखेंगे आप एम सी आर इंटू एन सी आर। ठीक है, एम सी आर इंटू एन सी आर, यानी कि 3c2 इंटू 3c2, और आंसर आपको मिल जाएगा 9। 9 मिल रहा है, 3c2 की वैल्यू 3 और 3c2 की वैल्यू 3, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अगला पढ़ो, माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2x2, ये 1x1 होना चाहिए था, इसने 2x2 लिख दिया। ठीक है, इसको 1x1 कर लो। क्या कर लो इसको? 1x1, तो ये हो गया 1x1। अब बताओ ये क्या जानना चाहता है? ये जानना चाहता है सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1x1। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर कैलकुलेट करो। ऑर्डर यहाँ पर दे रखा था r इक्वल टू 1, m कितना था 3, n कितना था 3। ठीक है, तो ये बचेगा आपका m सी आर इंटू एन सी आर, मतलब 3c1 इंटू 3c1, मतलब 9। ठीक है, तो अब ये दोनों क्वेश्चंस करते करते ये टर्मिनोलॉजीज भी क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। अब मैं आपसे अगर कभी भी पूछता हूँ कि भाई एक मैट्रिक्स है, इसमें मुझे हाईएस्ट ऑर्डर माइनर बताओ, तो आप बता दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें मुझे बताओ कि आर क्रॉस आर के कितने माइनर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो भी आप फॉर्मूला लगा के बता सकते हो। डन है? ठीक है ना। तो बेसिकली मेरा पर्पस क्या था कि स्क्वायर सब मैट्रिसेस वाले टर्म को मैं माइनर से रिप्लेस करना चाहता हूं। जितने स्क्वायर सब मैट्रिसेस होंगे उतने ही माइनर्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके एवरीवन। चलो अगला क्वेश्चन आ गया, बताओ फटाफट इसका आंसर बताओ। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर पूछ रहा है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स इसमें क्या हो सकता है, बताओ जरा 3x4 में। बोलो भाई जल्दी से। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स 3x4 में हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स 3x3 का ही हो सकता है। 4x4 थोड़ी हो जाएगा भाई, 3 रोज हैं इसमें,
तो मैक्सिमम 3 कॉलम्स लेके ही आप क्या कर सकते हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हो। चलो अगले का आंसर बताओ। नेक्स्ट का, नंबर ऑफ माइनर्स ऑफ 3x3, नंबर ऑफ माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3x3। आर यहाँ पर 3 है, यहाँ से इसका साइज देखो, m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 4 है, तो ये होगा MCR इंटू NCR, मतलब 4C3 इंटू 3C3, तो ये मिल जाएगा आपको 4। आ रहा है 4 सभी का? आना चाहिए, बहुत बढ़िया यार, शानदार। इसका बताओ, पूछ रहा है नंबर ऑफ माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2x2, मतलब नंबर ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2। आर की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, फॉर्मूला लगा दो MCR इंटू NCR, ये हो जाएगा 3C2 इंटू 4C2। यहाँ से कैलकुलेट करके बताओ 18 आ रहा है, कितना आ रहा है? 18 आ जाएगा ये, ठीक है। इसका बताओ नंबर ऑफ माइनर्स ऑफ ऑर्डर 1x1, यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1x1। आर की वैल्यू 1, m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, फॉर्मूला लगा दो MCR इंटू NCR। MCR हो जाएगा 3C1, NCR हो जाएगा 4C1, यहाँ से आंसर मिल जाएगा 12। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें गिनने बैठ जाओगे ना, तो टोटल इसमें 2x2 के आपको 18 स्क्वायर सब मैट्रिसेस मिलेंगे भाई साहब, अगर कोई गिनने बैठ जाए तो, है ना। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ऐसे अगर कोई 2x2 का गिनने बैठ जाए तो उसको 18 स्क्वायर सब मैट्रिसेस मिलेंगे। अब कोई ऑब्वियसली गिन तो पाएगा नहीं, बट ये फॉर्मूला बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा होगा। डन है? आ रहा है कुछ समझ में? चलो ठीक है, जरा इसको पढ़ लो। देखो क्या इतनी देर से हम यही डिस्कस कर रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ द ग्रेटेस्ट सब मैट्रिक्स इन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×n विल बी मिनिमम ऑफ m, n। अगर कोई 3x4 का मैट्रिक्स है तो हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स कितने का हो जाएगा? 3x3 का हो जाएगा, है ना। अगर कोई 5x7 का मैट्रिक्स है तो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या होगा? 5x5 हो जाएगा। समझे मेरी बात को? तो वही लिखा होगा, देखो, द ऑर्डर ऑफ द ग्रेटेस्ट सब मैट्रिक्स इन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×n विल बी मिनिमम ऑफ m, n। ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी दिया, हालांकि आप कर भी चुके हो। जैसे अगर कोई पूछता है इसमें 4x3 का है तो व्हाट विल बी मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ सब मैट्रिक्स? 3x3। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए। क्लियर है भाई साहब? आगे बढ़े। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप लोग इतने काबिल हो गए हो कि आप रैंक की डेफिनेशन को बहुत क्लियरली समझ सकते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को ना रैंक की डेफिनेशन को विजुअलाइज करवाना चाहता हूँ। रैंक की डेफिनेशन को आइए विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक बार चैट बॉक्स में लिखो सर रेडी हैं हम लोग रैंक की डेफिनेशन को विजुअलाइज करने के लिए। क्योंकि देखो, रैंक की डेफिनेशन अगर पकड़ में नहीं आई है ना, तो फिर रैंक की कैलकुलेशन में भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आती रहेंगी। और अगर रैंक की डेफिनेशन एक बार पिकअप कर ली हम लोगों ने, तो फिर रैंक की कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल हो जाएगी। ओके, चलो रैंक की डेफिनेशन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि रैंक की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, कोई डिस्कशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बस जो मैं बता रहा हूँ उस पर सिर्फ गौर करने की कोशिश करनी, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले बताइए, यहाँ पर आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखा है। क्या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको 4x4 दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सही बात है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करने की कोशिश करी, इस स्क्वायर सब मैट्रिक्स में मैंने ये देखा कि इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर है वो कितने का होगा। जो जो मैं पूछता जा रहा हूँ बस आप लोगों को बताते जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास भाई एक मैट्रिक्स दे रखा है, बताना जरा इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कितने का है, तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 4x4 का है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। चलिए सपोज अगर मैं इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कैलकुलेट करता,
हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कैलकुलेट करने का मतलब है मैं इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेता, यही तो अगर मैं इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कैलकुलेट करता और अगर वो नॉन जीरो आ जाता तो इसकी रैंक 4 हो जाती। अगर मैं इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कैलकुलेट करता जो कि 4x4 है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करता, अगर वो नॉन जीरो आ जाता तो इसकी रैंक कितनी हो जाती? 4 हो जाती। बट अगर मैं इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कैलकुलेट करूं और वो जीरो आ जाए, ठीक है, तो अब मैं यहां से अपनी जर्नी शुरुआत करता हूं। सपोज मैंने इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कैलकुलेट किया, 4x4 था और वो जीरो आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसमें सारे 3x3 के माइनर्स को चेक करने की कोशिश करूंगा, और अगर कम से कम एक 3x3 का माइनर नॉन जीरो आया तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करिए। मैंने मैट्रिक्स में क्या ढूंढा? सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर माइनर। अगर हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ही नॉन जीरो हो जाएगा वही उसकी रैंक हो जाएगी। सपोज हाईएस्ट ऑर्डर माइनर जो था वो जीरो हो गया, तो अब मैं नेक्स्ट ऑर्डर वाले माइनर पे जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि कम से कम मुझे एक माइनर ऐसा मिले जो नॉन जीरो हो, तो मैं रैंक को 3 बोलना पसंद करूंगा, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन वाइज अगर हम देखने की कोशिश करें तो इस क्वेश्चन में डेटा उसने खुद मेंशन किया हुआ है। डेटा बोल रहा है हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 4x4 का है, इसकी वैल्यू 0 है, एंड देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 3x3 विच इज नॉन जीरो। तो आपको बेसिकली रैंक पे कमेंट करना था, रैंक कितनी आनी चाहिए थी। समझ गए ना क्वेश्चन कैसा होगा? क्वेश्चन का फॉर्मेट आप लोग समझ गए? तो अब आपको ना रैंक के बारे में कमेंट करना है, ओके। अब ऐसे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर रखे हैं, डेटा वगैरह सब कुछ दे रखा है, आपको पढ़ना है और रैंक पे सिंपली कमेंट करना है। क्लियर है ना? सबको समझ में आ गया कैसे टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले? तो मैट्रिक्स दी होगी, यहाँ पे डेटा लिखा होगा, इस डेटा को रीड आउट करना है और रैंक पे आपको कमेंट करना है। जैसे इस केस में अगर मैं डेटा रीड करता तो डेटा में दे रखा था हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ऑफ 4x4 इज 0, मतलब रैंक कभी 4 नहीं हो सकती, और फिर इसने बोला एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 3x3 इज नॉन जीरो, इसका मतलब रैंक 3 हो जाएगी, ठीक है। चलो अब अगला डेटा पढ़ो। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, 2 डेटा दे रखा है, रैंक वाले कॉलम में कुछ कुछ फिल करने के लिए आपको बोल रहा है हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 3x3, ऑल 3x3 माइनर्स आर 0, ठीक है। इसमें बहुत सारे 3x3 के माइनर्स आ जाएंगे ना, नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका ऑर्डर है 3x4, तो 3x3 के कितने माइनर्स होंगे? MCR NCR से आप निकाल सकते हो। खैर जितने भी हैं वो बोल रहा है कि भाई 3x3 के सारे माइनर 0 हैं। उसके बाद बोल रहा है एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 2x2 इज नॉन जीरो, तो रैंक पे आपको कमेंट करना है। सभी लोग बताएंगे यार, सभी का आंसर आना चाहिए, एवरीवन। पक्का? ये मैट्रिक्स, ये यहाँ पे डेटा दे रखा है, रैंक के बारे में आपसे कमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो अगर इसने ये बोल दिया कि भाई इसमें 3x3 के जितने भी माइनर्स थे सारे 0 थे, तो रैंक कभी 3 नहीं हो सकती, और अगर मिनिमम एक माइनर 2x2 का हमको नॉन जीरो दिख रहा है तो इसकी रैंक को 110% कितना होना पड़ेगा? 2 होना पड़ेगा। कर पा रहे हैं सभी लोग ऐसे क्वेश्चंस? रीड कर पा रहे? आइए जरा एक क्वेश्चन और करिए, एक क्वेश्चन और करिए। ठीक है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, फोर क्रॉस फोर का, ठीक है। बोल रहा है हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ऑफ 4x4, माइनर का मतलब अपने आप डिटर्मिनेंट हो गया 0। फिर बोल रहे हैं ऑल माइनर्स ऑफ 3x3 इज 0। फिर बोल रहे हैं ऑल माइनर्स ऑफ 2x2 इज 0। रैंक ऑफ ए बताओ। बोल रहा हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ऑफ 4x4 0 है, 3x3 के भी सारे माइनर 0 हैं, 2x2 के भी सारे माइनर 0 हैं, बस इतना स्टेटमेंट उसने दिया है। तो रैंक इसमें 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है ना। रैंक इसमें 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला हुआ है कि देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 1x1 विच इज नॉन जीरो। ऐसा तो नहीं बोला उसने कहीं पे भी।
अगर उसने ऐसा ही बोला होता कि देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ वन क्रॉस वन विच इज नॉन जीरो, तब हम मान सकते थे कि हाँ भाई इसकी रैंक 110% वन होती। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एटलीस्ट वन माइनर ऑफ वन क्रॉस वन क्या हो, जीरो हो, या तो हो सकता है वो ना भी जीरो। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पर रैंक की क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, वन भी हो सकती थी, जीरो भी हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर कोई लास्ट स्टेटमेंट कंक्लूसिव लिखा नहीं हुआ है। समझे मेरी बात को? अगर लास्ट स्टेटमेंट में ऐसा लिख देता कि एटलीस्ट वन माइनर ऑफ वन क्रॉस वन इज नॉन जीरो, तो रैंक वन हो जाती। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हो सकता है कि वन क्रॉस वन के भी सारे माइनर जीरो हो जाए तो रैंक जीरो हो जाएगी, और अगर एक नॉन जीरो हो गया तो रैंक वन हो जाएगी। बोलो यस और नो। ऑल राइट, चलो अब रैंक की डेफिनेशन आपको दिखाएं। अब देखो रैंक की ये जो डेफिनेशन है ना, ये जैसे ही आप पढ़ोगे आपके दिलो दिमाग में अपने आप ये फिट हो जाएगी। जरा एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करो ये क्या लिखा हुआ है, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये डेफिनेशन मैं आपको स्टार्टिंग में समझा देता ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि डेफिनेशन कहना क्या चाहती। अब इतनी सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करने के बाद ये डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आपको आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। बताओ जरा क्या बोल रहा है, इफ ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर r plus 1 are 0 and at least one minor of order r is non-zero, then rank of the matrix is denoted by r। बोलो हाँ या ना। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के हमने ये चीज वेरीफाई कर ली है कि भाई उसके r plus 1th ऑर्डर के सारे माइनर जीरो हैं और rth ऑर्डर का कम से कम एक माइनर नॉन जीरो है, तो उसकी रैंक 110% कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। सभी लोग इस डेफिनेशन से एग्री करिए, बताइए कि हाँ सर ये डेफिनेशन अब एक बार में समझ में आ गई। अब रैंक को कैलकुलेट कैसे करना है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते। तो रैंक की थ्योरी हमें पूरी तरीके से क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। डन है? इसके बाद फ्लो चार्ट बनाते हैं। सभी लोग बोलो यार, जितने भी लोग देख रहे हो, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हो जल्दी बोलो, सबको समझ में आना चाहिए। चलो अब रैंक निकालने का ना एक फ्लो चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं कि रैंक हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। इस फ्लो चार्ट को पहले आप लोग देखेंगे, ठीक है, कोई नोट नहीं करेगा, मैं आपको नोट करने का मौका दूंगा, फिर उसके बाद आप खुद से इसको सोच समझ के नोट करना। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसका एक दूसरा तरीका होता है, वो आपको बताऊंगा, बट ये सारी चीज़ें भी थ्योरेटिकली क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगर जैसे मान लो आज के बाद हमको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है और हमसे कोई बोलता है कि यार इसकी रैंक आप कैलकुलेट करके बताइए, इसकी रैंक आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गया, किसी ने बोला एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप इसकी रैंक कैलकुलेट करके बताइए, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर क्या क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कितने का है। अभी कोई भी नोट नहीं करेगा, अभी बस आप देखते जाएंगे और मेरे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर होगा, बताओ क्या ये 4x4 का होगा? ठीक है, 4x4 का होगा, हम सभी लोग इस बात पे अलाइंड। ठीक है, अब यहाँ से देखो फ्लो चार्ट को मैं दो हिस्सों में ब्रेक करता हूँ, दो हिस्सों में ब्रेक करता हूँ। मैंने बोला कि इफ, ये ऐसा लिखता हूँ, एट लीस्ट वन माइनर ऑफ 4x4 इज नॉन जीरो। अब आप बोलोगे सर एटलीस्ट क्यों लिख रहे हो, एक ही तो है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ जनरलाइज्ड वे में, ताकि हमेशा ट्रू रहे। तो बस आप मुझे बताओ इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 4। चलेगा? ऐसे ही सोचना है। 4x4 का एक मैट्रिक्स दे दिया तो आपने सोचा कि हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इसमें ढूंढता हूँ, 4x4 का मिला हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, आपने बोला कि एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 4x4 इज नॉन जीरो, रैंक शुड बिकम 4। आई होप दिस इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता था, दूसरा सिनेरियो हो सकता था ऑल माइनर्स ऑफ 4x4, ऑल माइनर्स ऑफ 4x4 इज जीरो। जैसे आप ये बोलते ऑल माइनर्स ऑफ 4x4 इज जीरो, क्या इमीडिएटली आप ये बोल सकते थे कि भाई जो रैंक होगी वो 4 तो नहीं हो सकती, ये पक्की बात है।
भाई अगर 4x4 के सारे माइनर 0 हो गए तो 4 तो नहीं हो पाएगी, ये तो पक्की बात है। चलो फ्लो चार्ट को आगे बढ़ाते हैं, नोट नहीं करेंगे, मैंने बोला ना देखेंगे, नोट करने का मैं आपको टाइम दूंगा। फ्लो चार्ट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अब मेरी नज़र जानी चाहिए 3x3 वाले पे। अगर मैं ऐसा बोलूँ, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ of 3x3 इज नॉन जीरो, बताओ रैंक कितनी हो जाएगी? बोलो भाई। 3 हो जाएगी, इस केस में रैंक 3 हो जाएगी। ठीक, करेक्ट है। बस यहां पे देखना मैं क्या लिख रहा हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं, अभी नोट मत करना। ठीक, चलो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी? दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि ऑल माइनर्स ऑफ 3x3 इज 0। इमीडिएटली आप क्या बोलते कि भाई रैंक जो है ना वो 3 तो नहीं हो पाएगी, 3 तो नहीं हो पाएगी। और अगर 3 नहीं हो पाएगी तो क्या हो पाएगी? आइए उस पर थोड़ा सा डिबेट करते हैं। देखो, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 2x2 इज नॉन जीरो। बताओ रैंक कितनी हो जाएगी? 2, 2 हो जाएगी। चलो यहाँ पे बताओ, ऑल माइनर्स ऑफ 2x2 इज 0, तो आप बोलोगे रैंक जो भी होगी 2 से कम हो जाएगी। फ्लो चार्ट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। रैंक 2 से कम हो जाएगी। रैंक 2 से कम होने का मतलब या तो 1 या तो 0। हमेशा याद रखिए रैंक 0 तभी आ सकती है जब मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो। और अगर मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगी तो इतनी जद्दोजहद थोड़ा ना करेंगे। मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगी तो उसकी रैंक सीधे 0 लिख देंगे। तो जाहिर सी बात है ये जो डिस्कशन हम कर रहे होंगे ये एक नॉन नल मैट्रिक्स के लिए कर रहे होंगे। तो जैसे ही आपको यहाँ पे रैंक लेस देन 2 दिखा ना, इट इज बट ऑब्वियस कि ये बोलना चाहता है कि मैट्रिक्स की रैंक 1 हो जाएगी, है ना। तो ये जो आप फ्लो चार्ट बना रहे हो ये ऑब्वियसली आप एक नॉन नल मैट्रिक्स के लिए बना रहे हो ना। नल मैट्रिक्स के लिए तो आप सीधे ही लिख दोगे कि भाई इसकी रैंक 0 हो जाएगी, उसमें इतनी कलाकारी थोड़ी करेंगे, उसमें सीधा ही 0 हो जाएगा। बट नॉन नल मैट्रिक्स का ये कंप्लीट फ्लो चार्ट आपके सामने पड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि मैं ये फ्लो चार्ट एक बार मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूं वर्बली, और उसके बाद आप इसको अपनी कॉपी में बनाएं साफ सुथरे तरीके से, जगह देख के कितनी जगह बची हुई है, एक ही पेज में ये पूरा बनना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझसे कोई बोलता है कि भाई 4x4 मैट्रिक्स का रैंक निकाल के बताओ, तो मेरी सबसे पहली नजर जाएगी कि भाई उसमें हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कौन सा है। तो ऑब्वियसली हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 4x4 का था, हमने उसको टेस्ट करा, सपोज वो नॉन जीरो आ गया, बेहिचक हम लिख देंगे कि इसकी रैंक 4 है। फिर हाईएस्ट ऑर्डर अनदर केस क्या हो सकता है, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर को हम टेस्ट करते हैं, वो 0 आ जाता। जैसे ही वो 0 आता स्ट्रेट अवे हम बोलते कि भाई इसकी रैंक जो होगी वो 4 से कम होगी। अब 4 से कम क्या होगी, उसके लिए हम 3x3 के सारे माइनर्स की टेस्टिंग करते। अगर हम पाते कि कम से कम 3x3 का एक माइनर ऐसा जरूर मिल रहा है जो नॉन जीरो है, तो रैंक क्या हो जाती, 3 हो जाती। या अगर ऐसा होता कि 3x3 के सारे ही माइनर 0 हो गए, जितने माइनर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, तो हम बोलते रैंक 3 तो नहीं हो पाएगी, 3 से कम होगी। अब 3 से कम के लिए 2 के पास हम जाते, फिर हम 2x2 के माइनर्स के टेस्टिंग स्टार्ट करते। अगर हम पाते कि एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 2x2 इज नॉन जीरो, तो रैंक 2 हो जाती। और अगर 2x2 के भी सारे माइनर 0 हो जाते तो रैंक 2 से कम हो जाती, विच मीन्स 1 हो जाती। ठीक है, अब इसको नोट करो प्रॉपरली सिस्टमैटिकली जैसे मैंने लिखा हुआ है, और इसको रफ कॉपी पे 4 से 5 बार आपको बनाना है। सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसी फ्लो चार्ट से लगेंगे। न्यूमेरिकल के लिए अपने पास एक दूसरा मेथड होता है, न्यूमेरिकल के लिए एक सिंपलर मेथड होता है, वो समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो न्यूमेरिकल के लिए ना एक दूसरा मेथड होता है, वो समझाऊंगा। इनसे सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लगेंगे, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं रैंक पे, इसी एक फ्लो चार्ट से आप क्रैक कर लोगे सारे। ओके, अभी नोट करो भाई, अभी नोट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो अभी जल्दी जल्दी करो।
तभी दिमाग में बैठेगा ये। हाँ, रफ में कर लो, रफ में कर लो अभी, ठीक है। पीवाईक्यू का अरेंजमेंट तो यार वो तो आपको खरीदना पड़ेगा ना, पीवाईक्यू का, ये क्या बात हुई यार। पीवाईक्यू की एक किताब खरीद लो, लगाओ उसके क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, डन है, कर लिया। देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है। रैंक अगर 2 से कम है, मतलब जो रैंक है वो 1 होनी चाहिए, एंड रैंक विल बी 0 ओनली व्हेन ए इज नल मैट्रिक्स। कभी कभार क्या होता है ना, जो रैंक 0 आता है अगर किसी मैट्रिक्स का, ऑब्वियसली नल का ही आता है, तो हम लोग बोलते हैं रैंक इज अनडिफाइंड, है ना। रैंक 0 का मतलब होता है, जनरली ये नहीं बोलते हैं कि रैंक इज 0। अगर मान लो ऑप्शन में लिखा हुआ रैंक इज 0 तो वो टिक कर देना, अगर ऑप्शन में लिखा हुआ रैंक इज अनडिफाइंड तो आप रैंक इज अनडिफाइंड भी कर सकते थे, ठीक है। जनरली अनडिफाइंड वर्ड यूज किया जाता है, ऐसा नहीं बोला जाता है कि इस मैट्रिक्स की रैंक 0 है, बोला जाता है इस मैट्रिक्स की रैंक अनडिफाइंड, ठीक है। चलो अब सेम काम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्क्वायर में तो अच्छे से समझ में आ गया, स्क्वायर में आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब जरा एक काम करते हैं, रेक्टेंगुलर में करते हैं, आप मुझे बताना, ठीक है, खुद से सोच समझ के बताना। ये दिया हुआ है, हमसे बोला जा रहा है इसकी रैंक कैलकुलेट करके बताओ। सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना चाहिए, बोलो। रैंक कैलकुलेट करने के लिए थ्योरेटिकली सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना चाहिए, तो आप बोलोगे सर इसमें हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ढूंढो। यही तो रैंक कैलकुलेट करने का सबसे पहला स्टेप है कि आप इसमें हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ढूंढिए। क्या आपको दिख रहा है हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, है ना, बताओ जरा इसमें हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इसमें कितना दिख रहा है आपको, सभी लोग चेक करके बताएंगे, एवरीवन बोलो। 3x3। तो मैं बनाता हूँ फ्लो चार्ट यहाँ पे, अब हम लोग साथ में बनाएंगे, ठीक है। तो हमने ढूंढा यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर हमको मिला 3x3 का। हमने सोचा कि अगर एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 3x3, माइनर का मतलब डिटर्मिनेंट, इज नॉन जीरो। रैंक बताओ फटाफट, सभी लोग रैंक बताओ, क्या रैंक आ जाएगी इसकी। एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 3x3 इज नॉन जीरो, रैंक बताइए, बोलो भाई साहब। रैंक आ जाएगी 3, बहुत ही बढ़िया। चलो अगर मान लो ऐसा मैं बोलता हूं कि ऑल माइनर्स ऑफ 3x3 इज इक्वल टू 0, तो स्ट्रेट अवे क्या कमेंट आप दे सकते हो, स्ट्रेट अवे आप बोलोगे कि भाई साहब रैंक जो है वो 3 तो नहीं होगी। और अगर रैंक 3 नहीं होगी तो क्या होगी, ये आगे हमारे एनालिसिस पर डिपेंड करेगी। आप बोलोगे एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 2x2 इज नॉन जीरो। बोलो रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक कितनी हो जाएगी बोलिए। तो ऑल द माइनर्स ऑफ 2x2 इज 0। अगर 2x2 के सारे माइनर 0 हो गए तो रैंक क्या नहीं होगी, 2 तो नहीं हो सकती, 2 से कम होगी। ऑब्वियसली ये सारा का सारा डिस्कशन एक नॉन नल मैट्रिक्स के लिए चल रहा होगा, तो यहां से रैंक आपको कितनी मिल जाएगी, 1 के बराबर। कुछ बात पल्ले पड़ी। ठीक है, तो पहली चीज मुझे सभी लोग बता दो, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको रैंक कैलकुलेट करना है सबसे पहले उसमें क्या देखोगे, देखते कितने लोग बता पाते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप रैंक कैलकुलेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसमें क्या देखोगे, हाँ ये देखो, लेट्स क्रैक गेट 001 ने बिल्कुल सही बोला सर, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर उसमें देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर उसमें देखेंगे, सबसे पहला स्टेप यही। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसी का डिटर्मिनेंट हाईएस्ट ऑर्डर माइनर बन जाएगा, और अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो आप मिनिमम ऑफ m कॉमा n से देख लेना हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कौन सा बनेगा।
समझे मेरी बात को? एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, आंसर करोगे उसका? एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर करोगे सोच समझ के? ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं चाहूंगा सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। ओके, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 5x7 की। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 5x7 की। उसमें यह पाया गया कि 5x5 के जितने भी डिटर्मिनेंट्स बन रहे थे वो सिंगुलर थे। 4x4 के जितने भी डिटर्मिनेंट्स बन रहे थे वो सिंगुलर थे। 3x3 के जितने भी डिटर्मिनेंट्स बन रहे थे वो सिंगुलर थे। और 2x2 के जितने भी डिटर्मिनेंट्स बन रहे थे वो सारे सिंगुलर नहीं थे। तो 5x7 वाले मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? बहुत ही शानदार, रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो बेसिकली वो क्या कहना चाहता है कि 5x7 के एक मैट्रिक्स का जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर था 5x5 वो सारे जीरो थे। एक लोवेस्ट ऑर्डर माइनर 4x4 वो भी सारे जीरो थे। उससे भी एक लोवेस्ट ऑर्डर 3x3 वो भी सारे जीरो थे। और 2x2 का कम से कम एक माइनर नॉन जीरो था, तो उसकी रैंक 2 हो जानी चाहिए थी। ठीक है ना? हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया डिटर्मिनेंट उसकी 0 होनी चाहिए। ठीक है, एक सवाल और पूछें आप लोगों से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ऐसी थ्योरेटिकल डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये सारा का सारा फ्लो चार्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, ओके। चलो, एक 6x6 का सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसकी रैंक मैक्सिमम कितनी हो सकती है? एक 6x6 का सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसकी रैंक मैक्सिमम कितनी हो सकती है? एक 6x6 का सिंगुलर मैट्रिक्स है भाई साहब, उसकी रैंक मैक्सिमम कितनी हो सकती है, बताओ? 6 हो जाएगी उसकी रैंक। अरे भाई साहब, अगर 6x6 की एक मैट्रिक्स है और वो सिंगुलर है, तो इसका मतलब 6x6 मैट्रिक्स का जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर था वो तो 0 हो गया ना। अगर एक 6x6 की मैट्रिक्स है और मैं आपसे बोलूं कि यार इसका रैंक कैलकुलेट करो, तो क्या देखोगे? हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ही तो चेक करोगे सबसे पहले। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 6x6 का वो 0 हो गया, तो रैंक 6 तो कभी हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे। रैंक हमेशा लेस देन 6 होनी चाहिए। जितने लोग 6 बता रहे थे उनको ये पॉइंट क्लियर हुआ? पहले तो ये बताओ, जितने भी लोग 6 बता रहे थे उनको ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर 6x6 की एक मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर हुआ 6x6 का वो 0 हो गया। और अगर हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 6x6 का 0 हुआ तो रैंक तो 6 से कम ही आने वाली ना मेरे भाई। यही तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। कहाँ चला गया? कहाँ चले गए भाई? ये देखो, अरे ये देखो, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 4x4। तो ये यही तो बोल रहा है कि अगर ऑल माइनर्स ऑफ 4x4 इज 0, एक्चुअली 4x4 का एक ही माइनर होगा, बट हमने जनरलाइज करने के लिए ऑल वर्ड यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अगर ये 4x4 का डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया तो रैंक तो 4 हो ही नहीं सकती। तो रैंक हमेशा क्या हो सकती थी? लेस देन 6। अब मैक्सिमम वो पूछ रहा है, अब लेस देन 6 के बाद मैक्सिमम की पॉसिबिलिटी क्या होती? 5। समझे? तो 5 कर देते हम लोग। डेटा वेटा तो कुछ दिया नहीं था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। चलो, एक सवाल और, एक सवाल और पूछें आप लोगों से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई, गलत मत करना, ठीक है? ओके, हाँ, एक सवाल का जवाब और दे दो, बस उसके बाद जाओ क्लास अटेंड करो। कौन सा क्लास अटेंड करोगे? चलो, एक लास्ट सवाल, ठीक है? कसम कल देंगे, आज पहले अच्छे से रिवाइज करके आओ, फिर कल कसम कसम के साथ कल करेंगे, ठीक है? आखिरी सवाल सुनिए। एक 5x5 का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक 5x5 का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका मिनिमम रैंक कितना हो सकता है? चलो, आखिरी सवाल भाई, कसम कल दी जाएगी आप लोगों को, ठीक है?
क्योंकि कल फिर रैंक के भाई साहब बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। रैंक ही रैंक कल करेंगे, बट इतना रिवाइज करके आना और अटेंडेंस बना के रखना, मॉड्यूल 2 चाहिए तो, ठीक है। ऐसा नहीं चल पाएगा कि भाई चिल मार रहे हो तुम लोग, मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला है। उसके अगले संडे को भी एक स्कॉलरशिप टेस्ट आपको देना है, ये आप दे सकते हो। अब देखो इसमें ना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड दोनों आ गया ना, तो वही मैं बोल रहा था कि जनरल एप्टीट्यूड आप लोगों के लिए अलग से स्पेसिफिकली करवाया गया है, तो वो ज़रूर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। लिंक इसी सेशन के नीचे मैं पिन करवा दूंगा, ठीक है। तो लिंक इसी सेशन के नीचे पिन हो जाएगा, आप लोग आके इसको एक्सेस कर लेना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा आज का सेशन। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज ज़रूर कर लेना ताकि कल की क्लास में आपको बहुत मज़ा आए। और अगेन मैं आप लोगों से वही बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए भी आपके लिए भी। मॉड्यूल 1 का हमारा अभी तक वादा हुआ है, मॉड्यूल 1 में अगर आप लोग अपनी अटेंडेंस, अपनी इच्छा, अपनी रुचि बना के रखते हो तो मॉड्यूल 2 लाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपकी इच्छा, आपकी रुचि नहीं रह जाती है तो जाहिर सी बात है मैं भी मोटिवेटेड नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार आपको ये बताता हूँ कि ये सिर्फ मुझे ही क्लास नहीं लेने होते, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम करती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है एक एक सिंगल क्लास लाने में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी लोग क्लासेस को आएँ और अटेंड करें। थैंक यू सो मच।